फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी सीजन चैनल। मेरा नाम है भापरे सिंह सोनी और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आपके फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनली रन करना है। अगर आप दो भाई मिलकर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, बिजनेस को प्रोफेशनली रन कैसे करा जाता है, प्रोफेशनल को हायर कैसे करा जाता है और लॉन्ग टर्म बिजनेस की सर्वाइबिलिटी को कैसे बिल्ड करा जाता है। देखो होता क्या है बिजनेस के अंदर, जब आप फैमिली बिजनेस में आते हो ना तो थर्ड जनरेशन आते आते या तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा या आपके पोते बेटे आपसे अलग हो जाएंगे, खुद का बिजनेस चालू कर देंगे, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। 90% बिजनेस में यही होता है कि जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी ऑन हो नहीं पाते। क्यों? विचारधारा में अंतर आ जाता है। जो आपके बच्चे हैं, पोते हैं, वो नए युग में नए टेक्नोलॉजी के साथ पैदा होते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस आता है सोच में। अब मैं आपको आज यही बताऊंगा कि कैसे अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं, आपके बेटे हैं, आपके पोते हैं, तो उनके साथ आप लोगों को कैसे फैमिली रन बिजनेस को कंटिन्यूली आगे चलाना है और बिजनेस के अंदर प्रोसेस बनाना है, प्रोफेशनल्स को कैसे लेकर आना है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देख के जाना। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेस में सबसे पहले होते क्यों हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी सोच अलग है, दादाजी की सोच अलग है, पोते की सोच अलग है। अब देखो, दादाजी के टाइम पे अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं था, वो गल्ले में बैठ के सेल करते थे, बट आज के टाइम पे पेटीएम आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजोन आ गया, ऑनलाइन बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज आ गई जो आज से 50-60 साल 80 साल पहले अवेलेबल नहीं थी। और अगर आप नहीं जाओगे ना तो आप कॉम्पिटिशन में फंस जाओगे। आप ये सोचोगे दादाजी की तरह मैं रिटेल स्टोर में बैठ जाऊं, काउंटर चला लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। अपग्रेड करना जरूरी है। अब जो दादाजी है उनके समय में चीज़ें थी नहीं, उन्होंने जितना स्ट्रगल यंग एज में करना था, धंधे को बड़ा करना था, कर लिया। अब आज के टाइम में चीज़ें चेंज हो चुकी है, प्रोसेस बनाना जरूरी है बिजनेस के अंदर। अगर आप पार्टनर्स भी हो ना, दो पार्टनर्स में डिस्प्यूट क्यों आता है? शुरुआत में धंधा चालू करते हैं, दोनों 10 से 11 काम करते हैं, फिर एक टाइम बाद कई एक पार्टनर सोचते हैं चलो मैं 2 बजे आया तो मेरा काम कम हो गया, अगले वाले को लगना चालू हो जाता है। दोनों के रूल्स गोल्स डिफाइंड नहीं होता है, प्रोफेशनल्स को लेके कैसे आना है, मैनेजर्स को हायर कैसे करना है, कौन क्या करेगा, किससे आउटपुट लेगा, कैसे लेगा, वो दिक्कतें बिजनेस में आती है। इस चक्कर में बिजनेस से या तो अलग हो जाते हैं पार्टनर्स, बिजनेस से खुद का चालू कर देते हैं या डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कैसे आपको डिस्प्यूट्स को हैंडल करना है, प्रोसेस बनाना है, प्रोफेशनल्स को लेकर आना है। अब धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को चालू करा था, शुरुआत में उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी। इतना बड़ा ग्रुप कैसे बना, इतने सारे लोग कैसे आए, इतने सारे पार्टनर्स कैसे आए? देखो, शुरुआत में धीरू भाई अंबानी है ना अपने कजन्स को लेकर आए थे, फिर उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को हायर करा, छोटी छोटी सिटीज से अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर करा। अराउंड उन्होंने किशनगढ़ से भी एक जने की हायरिंग करी थी जिसकी नेट वर्थ आज करोड़ों में। जो शुरुआत के लोग थे ना, उनके पास आज 100 करोड़ 800 करोड़ की संपत्ति है। क्यों? उन्होंने धीरू भाई अंबानी पे भरोसा करा। धीरू भाई अंबानी ने उनको विजन दिखाया, उनको भरोसा दिखाया। अब धीरू भाई अंबानी ने धंधे को बड़ा कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। एक बिजनेस को चालू करा, उसके अंदर लेट सपोज अगर उनका इक्विटी शेयर 80% है, पार्टनर का 20-25% था, तो उसको बोला कि तो 40-50% रख लेटर ऑन, और धंधे को अब तू पूरा चला, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके चलते वो नए बिजनेसेस ओपन कर पाए। तो ऐसे उन्होंने बिजनेस का एक्सपेंशन करे, लोगों को इक्विटी दी, परसेंटेज दिया, पब्लिक के लिए आईपीओ निकाला, सबसे पहली बार रिलायंस ने। आप ही सोचो, फुटबॉल का ग्राउंड था मुंबई में, उस समय की बात बता रहा हूँ, जब ना इंटरनेट था ना ये फाइनेंस के चैनल्स होते थे यूट्यूब के ऊपर। उस समय फुटबॉल का जो ग्राउंड था ना, पूरा स्टेडियम था, पूरा भर दिया था उन्होंने। आईपीओ के उनके शेयर खरीदने के लिए देश भर से, तमिलनाडु से लोग आए थे। अब ये सोचो कितनी पॉपुलैरिटी उस समय उन्होंने गेन करी थी रिलायंस का आईपीओ निकाल के। अब रिलायंस की स्ट्रैटेजी शुरुआत से क्लियर थी। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कभी भी एक आदमी होगा ही नहीं, उसको हमेशा अलग अलग रखा। इसके चक्कर में क्या हुआ, मैनेजमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। चेयरमैन हर चीज़ को देखता था कि सीईओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, सीएफओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, सीटीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशनल हेड कैसा परफॉर्म कर रहा है, टॉप सेल्स के लीडर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छा परफॉर्म करते थे उनको रिटेन करते थे, जो नहीं करते थे, सीईओ ने परफॉर्म नहीं करा तो एक्स मार्क कर दिया, उसको रिटेन नहीं करना। उससे इनके लिए ग्रोथ करना इजी हो गया। अब कंपनीज में क्या होता है, आप डिपेंडेंट हो जाते हो अपने सीईओ सीएफओ के ऊपर। वो गलती कर रहा है, ठीक है, बट सीएफओ अच्छा चल रहा है, या आपका सीटीओ अच्छा चल रहा है, बट सीईओ गलती कर रहा है, आप उसको रोक नहीं पाते हो। सीटीओ जो अच्छा परफॉर्मर था वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बिजनेस को फेयर लेवल के ऊपर देखना है, राइट फ्रॉम योर सीईओ टू पियोन, कि कौन कैसा वर्क कर रहा है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि भैया डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, बिजनेस में डिपार्टमेंट्स लेकर आओ। अगर आपको फैमिली बिजनेस को बड़ा करना है, एक्सपेंशन करना है, क्योंकि आपके बेटे होंगे, पोते होंगे, हर एक को डिपार्टमेंट देना चालू कर दो कि भाई तेरा डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है, तेरा डिपार्टमेंट सेल्स का है, तो सेल्स संभाल, तो मैन्युफैक्चरिंग संभाल। उससे क्या होता है, डिस्प्यूट नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में कमी है, उसको बोलो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ रही है, या तो बिजनेस के अंदर रुक, इसको सुधार, आउटपुट नहीं दे पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा पा रहे, तो हम किसी और को लेकर आए। आप अपना शेयर बेच के एग्जिट ले लो, या आपका शेयर बिजनेस के अंदर पड़ा है,
प्रोफेशनल्स को हम हायर करते हैं, आप बैक एंड में पीछे बैठे प्रोफेशनल्स आगे रन करेंगे जो परफॉर्म कर सकते हैं। और देखो बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है, जो परफॉर्मर है, जिसको आउटपुट देना आता है, काम करना आता है, वो फ्रंट में आगे रहेगा। जिसको नहीं देना आता आउटपुट, कि वो नहीं कर सकता फ्रंट में, उसको पीछे बिठाओ। उसको आप आगे बिठाओगे ना, जो नीचे की टीम होती है ना वो पूरी गायब हो जाती है, बिजनेस बड़े हो ही नहीं पाते अगर आप नॉन परफॉर्मर्स को ऊपर रखोगे। परफॉर्मर चाहिए ऊपर। अगर आपकी टीम 12 घंटे काम करती है तो टॉप परफॉर्मर 18 घंटे काम करने वाला होना चाहिए, 16 घंटे काम करने वाला होना चाहिए। ऊपर जो टॉप में बैठा हुआ है वो साला 6 घंटे काम कर रहा है, नीचे वाले 12-13 घंटे वाला काम कर रहे हैं। नीचे वाली टीम कभी टिक ही नहीं सकती। लॉन्ग टर्म इस चीज़ को लिख के रख लेना, ऊपर वाला स्ट्रांग होना चाहिए, नीचे वाला अपना परफॉर्म करेंगे। वो चीज़ बिजनेस में जरूरी होती है। प्लस इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट करना, आईपीआर राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करना। आप देखो बैद्यनाथ के साथ क्या हुआ, इनके हर जगह आउटपुट आपको मिल जाएंगे, हर सिटी में मिल जाएंगे। कोलकाता में अलग चल रहा है, मुंबई में अलग चल रहा है, नागपुर में अलग चल रहा है, अहमदाबाद में अलग चल रहा है। बट ये सारे पोते हैं जो इनके चला रहे हैं। फैमिली ट्री आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, पूरे फैमिली में जो पोते हैं ना वो चला रहे हैं बैद्यनाथ की। शुरुआत के 2 फाउंडर्स से। अब कोलकाता वाला क्या सोचता है, मैं मार्केटिंग करूंगा, पैसा खर्च करूंगा तो नागपुर वाले को फायदा होगा, अहमदाबाद वाले को भी लगता है। तो नेशनल टीवी पे बैद्यनाथ ने कभी एडवर्टाइजमेंट करा ही नहीं। अब यूँ हो कि सारे भाई आपस में मिल जाएं कि चलो कॉर्पोरेट अलायंस करते हैं, सारे पैसा फंड जुटाएंगे और नेशनल टीवी पे, नेशनल यूट्यूब चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिससे सारे भाइयों को फायदा हो। बट वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, करा ही नहीं, लोकल लेवल पे काम करते रहे। उसके चक्कर में बैद्यनाथ जो कि पतंजलि से पहले आया था, आज पतंजलि से छोटा रह गया और पतंजलि आगे निकल गया। क्यों? कॉर्पोरेट अलायंस बहुत क्लियर है, स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स को लेकर हर चीज़ क्लियर है। ये चीज़ धंधे के अंदर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बड़ा नहीं बना सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ये सोचो बैद्यनाथ 100 साल पुरानी ब्रांड है, फिर भी आज 700 करोड़ पर है, जबकि पतंजलि को 15-20 साल हुए और ये 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस कर चुके हैं। क्यों भैया? पतंजलि नेशनल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हर जगह कर रहा है, और बैद्यनाथ कोलकाता, नागपुर, इलाहाबाद, पटना, बाड़ी, काशीपुर, अलग अलग जगह अलग अलग पोते भाई सब लेके बैठे हुए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हर एक को ये लगता है मैंने पैसा लगा दिया, दूसरे को फायदा हो जाएगा, नेशनल टीवी पे जाना ही नहीं है, बड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं है, इसलिए धंधा छोटा रह गया। आपको क्या करना है, अगर आप एक फैमिली ओनर हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपके बेटे हैं, पोते हैं, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड बना लो, सबको इक्विटी बांट दो। भैया तेरा 10% इक्विटी, तेरा 12% स्टेक, तेरा 15% स्टेक, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से सब में इक्विटी बांट दो। जैसे लेट सपोज 2 बेटे हैं, 50-50% इक्विटी आपने उनको दे दी। अब वो अपने बेटों को देते रहे अपने हिसाब से, उसमें आपका लेन देन ना हो कि वो अपने हिसाब से देखें कि उनको आगे इक्विटी कैसे ट्रांसफर करनी है, वो उनके ऊपर है। अब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पहले ही बांट दो। ट्रेडमार्क जो फाइलिंग होगी ना प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, अगर आप सोचो आपके नाम पे ट्रेडमार्क है, एक बेटा बोलेगा मेरे को दो, एक बेटा बोलेगा मेरे को दो, फिर लफड़ा। जैसे अंबानी में, मुकेश में और अनिल में हुआ था। प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, एलएलपी के नाम पे सारा ट्रेडमार्क रखो, या एचयूएफ के नाम पे इक्विटी शेयर बांट दो। अब उनको बोलो कि भैया इक्विटी शेयर के हिसाब से ट्रेडमार्क का रेट अपने आप उनको मिल गया, जैसे चाहे वो उस बिजनेस में ट्रेडमार्क को यूज़ करें। ऐसे आपको बिजनेस को लाना है, ऐसे आपके बिजनेस को बिल्ड करना है। और बिजनेस के अंदर क्या है, टॉप लीडरशिप को बिल्ड करना। समझो, देखो फैमिली ओनर हो, बिजनेस ओनर हो ना, ओनर्स की तरह चलो। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आप अच्छे मैनेजर्स को लेकर आए, सेल्स वालों को लेकर आए। क्योंकि देखो 2-3 भाई हैं, फिर पोते हैं। आप बोलोगे किसी पोते को कि भैया तू है ना सेल्स करने जा मार्केट में, और दूसरे पोता या दूसरा बेटा दुकान पे बैठा हुआ है, तो कई बार उसको फीलिंग आ जाती है कि यार मैं धूप में धक्के खा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और पैसा बराबर बट रहा है, मेरे को पैसों में ऐसा मिलना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैंने बड़ी मेहनत करी, वो एसी में बैठता है, मैं धूप में धक्के खाता हूँ। तो वहाँ पे क्या करो, सेल्समैन को अपॉइंट कर दो ना। सेल्समैन लड़कों को भेजो फील्ड में, जो ओनर्स हैं, जिनके पास इक्विटी है, वो भगाएं उन लड़कों को। तुम्हारा काम है, सुबह ड्यूटी है, दुकान पे आना, बिजनेस में, फैक्ट्री पे बैठना, और सेल्स वालों को टारगेट देना, काम देना, सुबह सुबह फील्ड के लिए भगाना, कि फील्ड में जाएं और आउटपुट लेकर आए सेल्स के लड़के, उनको ट्रैक रखना। तुम्हारी ये ड्यूटी है फैक्ट्री पे बैठ के। उससे क्या होगा, उनको लगेगा हाँ भाई साहब फैक्ट्री पे बैठे हुए सब सेल्समैन को पुश करते हैं, उनसे फॉलोअप्स लेते हैं, तो सबका इक्वलिटी है यहाँ पे काम को लेके। अब आपने ऐसा रख दिया कि भाई 2 भाई तो फैक्ट्री पे बैठे हुए, 2 फील्ड में घूम रहे, धूप में धक्के खा रहे, फिर वहाँ डिस्प्यूट होते हैं, तो ये डिस्प्यूट बचाने के चांसेस होते हैं। ऐसे पार्टनरशिप में आपको बचाना होता है कि आप पार्टनरशिप में हो ना बिजनेस के अंदर, तो आपको दूसरे पार्टनर को समझना है कि उसके काम को समझना है, उसके ऊपर ज़्यादा टारगेट्स मत लगाओ, उसके नीचे अच्छे मैनेजर्स, लीडर्स को लेकर आओ। हाँ, बट पहले अपने पार्टनर को काम सीखने दो, उसको ग्रो करो, नर्चर करो, कंपनी को आगे बढ़ने दो, फिर अल्टीमेटली मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, उनको लेकर आओ जो आगे काम करेंगे। अब मैं अभी एक रिसेंटली केस देख रहा था, उसमें एक फेमस ट्रेडमार्क है, मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, क्लाइंट मेरे पास आया था,
अभी उसके रिसेंटली फैमिली में उस ट्रेडमार्क के 45 हकदार हो गए। कितने? 45 मेंबर्स क्लेम कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क हमारा है। अब किसको वो ट्रेडमार्क मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो गया। इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा ब्रांड नेम क्यों बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि 45 मेंबर्स खड़े हो गए कि ट्रेडमार्क पर राइट हमारा है, ब्रांड नेम पर राइट हमारा है। दादाजी ने ना कभी प्राइवेट लिमिटेड बनाई, ना कभी LLP बनाई, ना बिजनेस का प्रोसेस बनाया, ना किसी को लीडरशिप हैंडओवर करी। वो तो चले गए। अब बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे कि किसको ट्रेडमार्क मिलेगा, किसका राइट ट्रेडमार्क में होगा, तो वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। अब PwC क्या कहता है कि इंडियन बिजनेस ओनर्स है ना, प्रोसेस नहीं बनाते। 99% बिजनेस ओनर ना प्रोसेस बनाते हैं, ना फैमिली प्लानिंग को डिसाइड करते हैं कि आगे ट्रेडमार्क, कंपनी की लीडरशिप कैसे किसको मिलेगी, जिसके चक्कर में इंडियन बिजनेस ओनर कभी ग्लोबल जायंट्स या बड़ी कंपनी बना ही नहीं पाते हैं। इंडियन बिजनेस ओनर को पता ही नहीं होता हमें CEO को हायर कैसे करना है। आप दिनेश ठाकुर को देखोगे, उन्होंने एंजल वन कंपनी के लिए एक CEO को हायर करा था, जिससे वो बंदा अपना पैशन फॉलो कर पाए, लग्जरी कार खरीद पाए, दुनिया घूम पाए। इंडिया में पता ही नहीं भैया बिजनेस में CEO, चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सारे लोग हायर कैसे होंगे। अब अगर आपको नहीं पता ना कि इनको हायरिंग कैसे करनी है, रिटेंशन कैसे करना है, इनसे आउटपुट कैसे लेना है, आप ना तो ऑटो पायलट कर सकते हो, ना धंधे को बड़ा कर सकते हो, ना धंधे को कभी स्केल कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी भी लिमिट होती है, आप कितना काम करोगे, कितने आवर्स के लिए आप चलोगे। आप मशीन थोड़ी ना हो कि 24 घंटे चलते रहोगे, सातों दिन, आपको ब्रेक नहीं चाहिए। यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ बिजनेस फाउंडर, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ स्टाफ कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं 8, 10, 15, 20, उनके ऊपर एक मैनेजर लगा दिया, स्टाफ का पर्सन लगा दिया जो उनको मैनेज कर रहा है, आउटपुट ले रहा है, उनसे काम ले रहा है। आप ये सोचो, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को इतने साल पहले छोड़ चुका था, CEO के पोजीशन से उन्होंने तो काफ़ी टाइम पहले रिजाइन कर दिया था, फिर उसके बाद बोर्ड और डायरेक्टर से भी वो हट गए थे। बट आज ही बिल गेट्स के पास पैसा है। क्या माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गई? क्या विंडोज़ बंद हो गया? नहीं, विंडोज़ चल रहा है, इनोवेशन चल रही है, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, सेल्स चल रही है, सर्विस चल रही है, कस्टमर सर्विस चल रही है। क्यों? सक्सेशन की पाइपलाइन बहुत क्लियर थी। एप्पल, स्टीव जॉब्स 2008 में कंपनी को कंप्लीटली छोड़ दिया था। अब वो कुछ भी नहीं देखते थे कंपनी के अंदर, कंपनी ने लीडरशिप दूसरी लाके छोड़ दी। क्या एप्पल बंद हो गया? क्या आज एप्पल के फ़ोन नहीं बिकते, एप्पल की सर्विस नहीं बिकती, एप्पल की सेल्स नहीं हो रही, स्टोर नहीं खुल रहे, प्रोसेस नहीं चल रहा? सब चल रहा है ना, इनोवेशन भी नहीं रुकी, प्रोसेस भी नहीं रुका, सेल्स भी नहीं रुकी। क्यों? पाइपलाइन बहुत अच्छी थी। लीडरशिप कैसे लेकर आना है, लीडरशिप को बिल्ड कैसे करना है, उनसे काम कैसे लेना है, लीडरशिप का काम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब बहुत अच्छे से उन्होंने बिल्ड करा। इसके चक्कर में आज भी सारे बिजनेस चल रहे हैं। और देखो, बिजनेस शुड बी रन लाइक बिजनेस। टॉप परफॉर्मर्स मस्ट बी एट द टॉप। जो परफॉर्म नहीं कर रहा है उनको बॉटम पे पटको, जो परफॉर्म कर रहा है उसको ऊपर लेके जाओ। बिजनेस को भाईचारा की तरह मत चलाओ कि यार मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, पार्टनर है, टॉप पे बैठा होना चाहिए। नहीं, टॉप पे टॉप परफॉर्मर, हार्ड वर्किंग आदमी। हार्ड वर्किंग नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, बड़े आउटपुट्स पे, गोल्स पे वर्क नहीं कर सकता है, बॉटम पे पटको, टॉप पे उसको लेके जाओ, ऊपर उसको लेके जाओ। इसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो कि मेरे को धंधा बिल्ड करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। अगर उसमें नहीं है ना, उसको आपने ऊपर बिठा दिया तो धंधे में आपको नुकसान होने में ना 1 महीने का टाइम भी नहीं लगेगा। गलत आदमी को ऊपर बिठाओगे, धंधा चौपट हो जाएगा। सही आदमी को ऊपर बिठाओगे, धंधा 10 गुना हो जाएगा। ये बात लिख के रहना कि ऊपर वाला आदमी ना टॉप परफॉर्मर होना चाहिए। फैमिली और बिजनेस को मिक्स नहीं करना। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि मेरा फैमिली मेंबर है, भाई है, कजन है, चाचा का बेटा ऊपर बैठा हुआ है। ताऊ जी नहीं, ऊपर टॉप क्रीम आदमी जिसको काम आता है, आउटपुट देना आता है, वो बैठा होगा, ना कि रिश्तेदार। इस चीज़ का ध्यान रखना। रिश्तेदार है, भाई है, उसको इक्विटी दो, पीछे बिठा दो कि तो इक्विटी होल्डर बन, नॉट परफॉर्मर। आज आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, टाटा का खरीदते हो, तो आप काम थोड़ा ना करता, आप वो शेयर के मालिक हो। टाटा में काम वो करता है, उस पोजीशन पे वो काम करेगा जो परफॉर्मर है, उसको इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी मिलेगी आपको, क्योंकि आपने इक्विटी होल्ड करा था, आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे आपको बिजनेस को चलाना है। अगर आपको लंबा चलना है, बड़े बिजनेस बनाने हैं, बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, इन सब चीज़ों के बिना आप नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम शेयर करो कि आपके बिजनेस में क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम्स आती है जो आपको यूट्यूब पर सोल्यूशन नहीं मिल रहे। मैं उन पे डिटेल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपके पास लेकर आऊँगा। और अगर आप कॉमेंट्स करोगे तो हो सकता है मैं डायरेक्टली उन कॉमेंट्स पर आपका आंसर कर दूँ, या आपके क्वेश्चन को पढ़ के मैं उस पर डिटेल वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊँ। और आपको लीगल के बारे में भी जानना है, बिजनेस में लीगल कैसे प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उनको सॉल्व करना है, तो मेरा एक और चैनल है सोनीस विजन लीगल, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को अच्छा पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।